सारे बच्चे मुझे पहले ये बताओ कि क्या जो मैंने आप सभी से कहा, बताया, पूछा, कितनी जितनी मैंने स्टाइकियोमेट्री बताई है, वो स्टाइकियोमेट्री पहले ये बताओ कि क्लियर हो गई है या उसमें कोई डाउट है। इसमें भी कुछ बच्चों ने सवाल पूछे हैं, मैं उसका जवाब दे देता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। इसमें यशराव बार बार लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं कि सर बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या है। पहली बात तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या है, उससे पहले मैंने आपको एक रूल बताया था, अवोगाड्रो लॉ। और उसमें यह समझाया था कि अगर दो गैसेस के पीवीटी सेम है तो उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। यानी अगर इसमें एन मॉलिक्यूल्स गैस के हैं तो इसमें भी एन मॉलिक्यूल्स होंगे। ये मैंने अवागैड्रो के बारे में बताया था। बर्जीलियस ने यह कहा था, जो कि गलत था, कि अगर दो गैसेस के पीवीटी सेम होंगे तो मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम सेम होंगे, जो कि गलत है। एटम सेम नहीं होते, मॉलिक्यूल सेम होते हैं। इसलिए मैंने फिर गलत चीज नहीं पढ़ाई और डायरेक्ट जो सही चीज है, अवागाड्रो हाइपोथेसिस या लॉ। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि भाई एक इमेजिनेशन किया गया और उसके बाद फिर हम लोगों ने आंसर को निकाला। आई मेरी बात समझ में? तो मैंने फिर गलत चीज नहीं पढ़ाई, ये वाली, ये सही वाली पढ़ाई। तो बार बार यश राव लिख रहा है कि सर बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या थी, क्या थी, क्या थी। तो भाई जी मेरे गलत थी, जो भी थी। अब थी क्या, मैं बता देता हूं। दो गैसेस का पीवीटी अगर सेम है, दो गैसेस का अगर पीवीटी सेम है, पी बोले तो प्रेशर, वी बोले तो वॉल्यूम, टी बोले तो टेम्परेचर, तो उनके मॉलिक्यूल सेम होंगे। ये बात अवागाड्रो ने कही। और उससे पहले बर्जीलियस ने कह दिया नहीं 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 नहीं, मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम बराबर होगा, जो कि बाद में गलत हो गया। इसलिए भाई यस, आपका क्वेश्चन था, बता दिया। ऐसे तो बहुत कुछ बुक्स में लिखा है, ठीक है, लेकिन टीचर उसी को डिस्कस करता है जो आज की डेट में करेक्ट हो। और अगर उसमें कोई एक्सेप्शन होता है तो वो बता देता है। चलो, ये तो ही इनकी बात। उसके बाद, हाँ बस बस, अनुज कौशिक जो आप लिख रहे हो सही है। ठीक है, ठीक है, सही लिख रहे हो। अब अगला सभा क्या है, शुभजीत स्योकन सर, मोलालिटी, मोलल मतलब मोलालिटी, हाँ हाँ हाँ। एक बच्चे ने पूछा है कि सर अगर कहीं पे मोलल लिखा है तो इसका क्या मतलब है। तो मोलल का मतलब, बिल्कुल सही बात है, मोलालिटी लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक बात है, मोलालिटी ही होता है। तो ये शुभजीत कुछ नाम है, वो मैसेज मेरे को, मैंने बताया। ठीक है। अब कुछ बच्चों ने मेरे पास भेजा है कि सर जो हमारे पास क्या बोलते हैं, आपने डीपीपी कल दी थी ना, उसमें एक दो डाउट्स हैं। तो ठीक है, एक बार डाउट्स हैं फटाफट बता देते हैं, 2 मिनट लगेगा और उसके बाद फिर आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। किसी बच्चे ने पूछा कि 4 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। अब मैं उसका नाम नहीं जानता हूं, मेरे पास क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है कि वन एंड, देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, हालांकि आसान है लेकिन फिर भी कर लेना चाहिए था। अरे क्या है यार, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है कि वन क्लियर 1/2 मोल ऑक्सीजन के अगर अल्मोनियम से रिएक्ट करते हैं और Al2O3 बनाते हैं, ठीक है, तो बताओ इसमें अल्मोनियम का वेट कितना होगा। ये क्वेश्चन है। तो पहले आप रिएक्शन लिखो, अल्मोनियम प्लस का O2 और फॉर्मिंग
Al2O3। ये इक्वेशन आपको जो है बैलेंसिंग करनी चाहिए। तो अल्मोनियम 2 है तो यहां 2 कर दो, ऑक्सीजन 3 है और यहां 2 है तो यहां 3/2 कर दो। तो 3/2 इंटू 2 3 आएगा। तो इक्वेशन तो हम कैसे भी बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आप फ्रैक्शन में बैलेंस नहीं करना चाहते हो तो पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4Al 3O2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। और यहां क्या आएगा, 2Al2O3 आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब दिया किसका हिसाब है, O2 का, पूछा किसका है, एल्युमिनियम का। बस इसी में कर लो। क्या ट्रिक थी, मोल्स ऑफ अल्मोनियम बाई 4 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2/3। ऐसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के मोल्स हमें दे रखे हैं कितने, 1 क्लियर 1/2, यानी कितने मोल्स दे रखे हैं, 3/2। तो तुम भैया यहां पे लिख दो 3/2, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा। और 2 से 4 भी सिंपल हो जाएगा। तो इससे मोल्स अल्मोनियम के शायद कितने आएंगे, 2। लेकिन मोल्स नहीं पूछा, मास पूछा है। तो अपने को तो पता ही है कि मोल्स को मास में निकालने का क्या तरीका होता है, कि उसके एटॉमिक मास से, क्योंकि अल्मोनियम एटम होता है, 27 से मल्टीप्लाई कर दो ग्राम में, तो आपका इसका आंसर 54 ग्राम आएगा। तो ये क्वेश्चन जिस भी बच्चे ने पूछा है, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान था कि हो जाना चाहिए था। और फिर भी अगर नहीं हुआ तो फिर भी मैंने बता दिया। अच्छा, इसके बाद किसी एक बच्चे ने मेरे पास 10th नंबर का क्वेश्चन भेजा है। सही बताऊं, इस पूरी डीपीपी में जो कि इतनी आसान थी, बस एक ही क्वेश्चन कायदे का था और वो ये है। और ये भी एक बच्चे ने पूछ लिया। तो फिर तो बाकी क्वेश्चन तो जमा हलवा है। चलो फिर भी पूछते हैं बच्चे, मैं बता देता हूं। देखो, एक रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, MnO4 माइनस प्लस का 5Fe2 प्लस और 8H प्लस कि आपस में जब रिएक्शन हुई तो यहां पर Mn2 प्लस बना, प्लस का 5Fe3 प्लस बना और प्लस का 4H2O बना। ये इक्वेशन इन्होंने हमें ऑलरेडी बैलेंस करके दे दी थी। और इन्होंने कहा कि मेरे पास जो KMnO4 है उसके 10 ml हैं और उसकी मोलारिटी 0.1 m है। तो बताओ Fe2 प्लस का कितने मोल इस रिएक्शन में खर्च होंगे। इसका मतलब ये दिया है, ये पूछा है, तो बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो क्या ट्रिक लगाओगे, मोल्स ऑफ MnO4 माइनस, और यहां 1 है, 1 लिख दो आप। और यहां क्या होगा, मोल्स ऑफ Fe2 प्लस और डिवाइडेड बाई 5 लिख दो। बस जो ट्रिक बताई हो गया। अब आपको मैंने बताया कि मोल्स निकालने के कई तरीके हैं। तो मुझे KMnO4 का मोलारिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है, और वॉल्यूम मिलीलीटर में है। तो मैं एक काम करूं, हमें पता है कि मोलारिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो और वो मिलीलीटर में हो तो मिली मोल्स आते हैं। तो अगर इन दोनों के मोल्स बराबर होंगे तो इन दोनों के मिली मोल्स भी बराबर होंगे। सीधी सी बात है। तो ये बताओ, 10 इंटू 0.1 1 होता है, तो 1 मिलीमोल्स किसके हो गए, 1 यहां लिख दो, डिवाइडेड बाई 1 हो गया। 5 को इधर ले आओ, तो ये मुझे जो 5 मिलेगा वो एक्चुअली में क्या हुआ, मोल्स नहीं, ये हो गए मिली मोल्स किसके, Fe2 प्लस के हो गए। तो अगर मुझसे कोई ये पूछता कि Fe2 प्लस के कितने मिली मोल्स खर्च होंगे, तो मेरा आंसर 5 आ गया।
लेकिन क्वेश्चन में ऐसे आंसर नहीं दिया है। चॉइसेस दे रखी हैं, 20 ml ऑफ 0.1 m FeSO4, ऐसे चॉइस दे रखी हैं। फिर बी चॉइस दे रखी है, फिर सी चॉइस दे रखी है, और लास्ट में जो चॉइस दे रखी है मैं उसको लिखता हूं 50 ml ऑफ 0.1 m FeSO4। बोले जी बताओ इनमें से क्या सही है। तो भाई आप सबके पास में डीपीपी है ही है, आप लोगों ने घर पे ट्राई करी है, तो आप एक बात बताओ भैया, इन चार ऑप्शंस में जिस केस में Fe2+ के मिलीमोल्स 5 आ जाएंगे वही आंसर हो जाएगा। अब देखो 20 इंटू 0.1 कितने हुए, 2 मिलीमोल्स, किसके, FeSO4 के। तो Fe के कितने होंगे, Fe का इंडेक्स 1 है, तो Fe के भी 2 होंगे। तो ये गलत हो गया, क्यों, 2 नहीं चाहिए, 5 चाहिए। आया समझ में। लेकिन आखिरी देखो 50 इंटू 0.1 कितने मिलीमोल्स हो गए, 5। लेकिन ये मिलीमोल्स तो FeSO4 के हुए, होने दो। Fe का इंडेक्स कितना है, 1, तो यही 5 मिलीमोल्स Fe के भी हो जाएंगे, Fe2+ के हो जाएंगे, और यही पूछा है, तो इसका आंसर 4th है। ये क्वेश्चन हमारा, मैं आपको बता दूं, नीट में आ चुका है, और इस क्वेश्चन को हम इस ढंग से कर सकते हैं। तो बेटा आपको, है ना, हालांकि एक क्वेश्चन किसी और ने एक और भी पूछा है, और वो है 15 नंबर। 15 नंबर का तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलो मैं उस बच्चे का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं बच्चों की तारीफ तो करता हूं, मैं कभी भी उनको डिस्करेज नहीं करता हूं। अब जिसने भी 15 क्वेश्चन करा है और उसको नहीं आया है, तो मेरे पास वो 15 नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि मैं 15 क्वेश्चन को मुझे लगता है कि आपको कर लेना चाहिए, फिर भी आपसे नहीं होता है तो आप जिम्मेदार हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि देखो सर हमने ऐसे किया है, क्या गलत है, फिर मैं बता दूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ जितनी भी क्लास बैठी है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी ने मेरे हिसाब से 15 नंबर का क्वेश्चन कर लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये क्वेश्चन में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अगर कोई था तो वो यही था, और वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो सारे बच्चे एक बात मुझे आप बताओ कि वैसे तो मैंने कोई बहुत हाई फाई डीपीपी तो दी नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूं कि पहले एक बार बेसिक्स बच्चों के स्ट्रॉन्ग कर दूं, उसके बाद चलता रहेगा कार्यक्रम, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इतने डिस्कशन के बाद आपको समझ में आ गया होगा विद डीपीपी कि हाँ सर, आप जो हमें पढ़ा रहे हो, जो आप हमें बता रहे हो, और जिस लेवल तक आप पढ़ाते हो, उस हिसाब से तो डीपीपी की कोई औकातें नहीं होती है। फिर भी मैं शुरुआत तौर पे इसलिए अभी मॉडरेट देता हूं, क्योंकि अभी हम 10th से पढ़ के आ रहे हैं, हम उतनी आदत नहीं है जींद के बच्चों को कि बहुत हाई फाई डायरेक्ट ही करने लग जाए। समय लगेगा, 11th में बहुत मेहनत करनी पड़ती है सबको, और तब जाके हम पूरी तरीके से तैयार हो पाते हैं और आगे फिर एक्सीलेंस को शो करते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे इस पॉइंट को सुन लो। मेरे पास मेरे पास कई क्वेश्चन बैंक पड़े हैं, एक बार चैप्टर खत्म हो जान दो। जिन जिन बच्चों को भी लगता है कि सर अब मुझे आप आईआईटी एडवांस की डीपीपी दो, तो वो मेरे से अलग से मांगेंगे, वो मैं उनको अलग से प्रोवाइड करूंगा। और जिसको नहीं करना है तो वो कम से कम इतना जरूर करे। ठीक है, तो हम सारे बच्चों का साथ निभाएंगे, जिसको करना है उसको भी, जिसको नहीं करना है उसको भी। लेकिन अभी के लिए मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और आगे आप जो है, जब चैप्टर खत्म हो जाए, अब ज्यादा बचा नहीं, इस वीक में हो जाएगा खत्म, तो उसके बाद भी जो सिंसियर बच्चे हैं, जिनको लगेगा कि यार मतलब सर ने पढ़ा तो खूब दिया, लेकिन क्वेश्चन उस लेवल के नहीं है, तो मेरे से आप अलग से ले लेना, वो मैं आपको देता रहूंगा, उसको आप करते रहिएगा। तो आपकी जेई मेंस की भी तैयारी होती रहेगी, नीट की भी तैयारी होती रहेगी, और एडवांस की भी तैयारी होती रहेगी, और स्कूल की तो होती ही है क्योंकि हम डेरिवेशन करवाते हैं। ठीक भाई, रेडी गाइस, क्या मैं अपने सिलेबस को आपकी परमिशन लेके आगे बढ़ा सकता हूं? बात यहीं खत्म कर देते हैं, और अभी मुझे आपका पेट भरना है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट में, और ट्रिक नंबर 2 का
अभी और इस्तेमाल करके हम चीजों को और आसान करके बताएंगे। बताइए, हम लोगों ने कल पढ़ा कि सर लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। भाई लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो पूरा खर्च हो जाता है। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है? जो बच जाता है। और ट्रिक नंबर 2 बताई थी, है ना, और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका भी बताया था। चलिए एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है, a प्लस 2b ने c बनाया। ठीक है, मैंने इसके भी 3 मोल लिए, इसके भी 3 मोल लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, LR ER। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है, कैलकुलेट ऑल मोल्स, कैलकुलेट मोल्स, कैलकुलेट मोल्स ऑफ all reactant are end product after reaction, after reaction। ठीक बेटा, जल्दबाजी नहीं। आंसर दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे अपनी बात कहने दो। ये एक इक्वेशन है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन तो इतनी देर में काफी बच्चों ने मेरे को मैसेज बॉक्स में बता दिया। भाई लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की ट्रिक क्या है? 3/1 कितना आएगा? 3। और 3/2 कितना आएगा? 1.5। इनमें से कम कौन सा है? 1.5। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, बी आपका लिमिटिंग रिएजेंट और ए आपका एक्सेस रिएजेंट। तो LR और ER आपने निकाल लिया। इसके बाद फिर से लिखो, A प्लस 2B फॉर्मिंग C। 3 मोल इसके, 3 मोल इसके। ठीक, ध्यान से देखो, जब तक ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो C के मोल्स क्या हो गए? 0, क्योंकि रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई। अब मुझे आपको बताना है कि रिएक्शन के बाद बताओ ए कितना बचा, बी कितना बचा, सी कितना बना, ये सब सवाल आता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो बचेगा तो है ही नहीं। तो इसका मतलब आफ्टर द रिएक्शन क्या हो गया? 0। पहले 3 था, अब 0, खत्म हो जाएगा। और प्रोडक्ट कितना बनेगा इसका फैसला लिमिटिंग रिएजेंट करता है, एक्सेस नहीं करता। तो एक काम करो, पहले प्रोडक्ट निकाल लो। तो प्रोडक्ट के मोल तो निकले बैठे हैं। इसका कोफिशिएंट कितना? 1। डिवाइड करो इसके कोफिशिएंट 2, और जितने का खर्च करोगे उतने का मल्टीप्लाई कर दो। यही ट्रिक बताई थी ना। यानी कि सी के कितने मोल्स बनेंगे? 1.5 मोल्स। यहां चाहो तो मोल लिख लो, और ना भी लिखो तो क्या फर्क पड़ता है, पता ही है आपको। लिख लिया। अब इसके बचेंगे। अब ये भी पूछा जाता कितने बचेंगे, ऐसा भी सवाल आता है। तो एक बात बताओ, थे कितने? 3। अगर मैं ये निकाल दूं कि 3 में से इतने खर्च हो गए, उतने में माइनस कर दूं, तो फिर जो बचे हैं वो आ जाएंगे। भाई मान लो 10 मोल थे, 3 खर्च हो गए, तो बचे कितने? 7। तो मैं इन 3 मोल में से माइनस कर देता हूं ए के जितने खर्च हो गए, तो जो बचा होगा आ जाएगा। तो 3 में से माइनस। अब देखो माइनस कैसे। बी खर्च होगा किसके साथ? ए। बी के कै मोल खर्च हुए? 3। तो इसके करस्पॉन्डिंग ए के कितने खर्च हुए? देखो, ए का कोफिशिएंट बोलो 1 बाई, इसका कोफिशिएंट बोलो 2। समझ में आ रहा है? 1/2। ट्रिक सीख लो, बहुत काम आएगी ये ट्रिक। अरे भाई, बी के 3 मोल खर्च होकर 0 बचे, कुछ तो खर्च इसका भी होगा। इसके कै खर्च हुए? 3। तो इसके कितने खर्च हुए? ट्रिक क्या है? कोफिशिएंट कितना? 1। इससे निकाल रहे हो 1/2 इनटू इसके कितने खर्च हुए हैं, उसी के करस्पॉन्डिंग 3। हो गए? तो क्या 3 में से, ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, भी आ जाएगा। 3 - 3/2
तो आ जाएगा 1.5, यानी यहां भी 1.5 मोल होगा। इसका मतलब समझते हो, आफ्टर द रिएक्शन बी के 0 मोल बचेंगे, सी के 1.5 मोल बनेंगे, और ए के कितने बचेंगे? 1.5। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई कितना बनेगा, कोई कितना बचेगा, कोई कितना बनेगा, कोई कितना बचेगा। तो आप सबको सारी ट्रिक्स पता होनी चाहिए। मुझे पता है कि अभी मैं फीडबैक लूंगा तो बच्चे कहेंगे सर ये वाला फिर से बताओ। तो ऐसा है कि मैं भी और क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो ये ट्रिक और रिपीट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं, थे कितने? 3। माइनस माइनस क्या करोगे? ये देख लो खर्च कितने हुए। तो इसके ए के खर्च देखो, और खर्च किसके हो रहे हैं? बी के, कंप्लीट। तो बी ए के खर्च कितने हुए? 1/2 इंटू ये 3, वो माइनस कर दो तो बचा हुआ वो आ जाएगा। तो ये ट्रिक आपका नॉट ओनली आपका समय बचाती है, बट आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को निपटाती है। अब मैं आपको इस तरह के कम से कम 4-5 क्वेश्चन करवाता हूं, तब आपका पेट भरेगा। लेकिन उससे पहले ये बताओ, ये समझ में आया? देखो पहला क्वेश्चन, 2SO2 प्लस O2 फॉर्मिंग 2SO3। ये 5 मोल्स, 5 मोल। थोड़ा सा गैप छोड़ के दूसरा लिखो, 2H2 प्लस O2 फॉर्मिंग 2H2O। इसके 32 ग्राम, इसके 96 ग्राम। बताओ वाटर के, ठीक है। हाँ, तो अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है ना, तो इस क्वेश्चनों में दूर हो जानी चाहिए। हाँ जी, जिन्होंने यहाँ 10th पढ़ा है वो तो कह रहे हैं हमारे समझ में आ गया। दूसरा है I2 प्लस 2Cl2 फॉर्मिंग ICl प्लस ICl3। इसके हैं 25.4 मोल्स, नहीं ग्राम, सॉरी 25.4 ग्राम, और इसका 1.42 ग्राम, ऐसा दिया। ठीक है भाई, ओके ओके, ग्राम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BaCl2 की रिएक्शन किससे कराई? सोडियम फॉस्फेट से। ये सब क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। बेरियम फॉस्फेट, इसके बाद आपका पेट भी भर जाएगा और आपके समझ में भी आ जाएगा। और इसके बाद भी नहीं समझोगे तो फिर तो भगवानी मालिक है। इसका मतलब फिर तो कहीं और ध्यान है। 6NaCl, यहां 3, यहां 2, हो गया जी, ओके। और इसके 0.2 मोल, और इसके कितने हैं? 0.3 मोल है। ये ग्राम नहीं है, मोल है। तो इस तरीके से जो है, हमने यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन लिख के दे दिए, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन यहां पे बना देते हैं। N2, ये शायद कुछ एनसीईआरटी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। 3H2 फॉर्मिंग 2NH3। इसके मैंने लिख दिए 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, और इसके भी लिख दिए 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। ये एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड होके मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। तो ये 6 क्वेश्चन जो है, अरे भाई इतनी जल्दबाजी ना करो, ठीक है। इन 6 क्वेश्चनों में मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, कुछ आपसे पूछ भी लूंगा, तब देखें कौन। अभी ना करो, चलो। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, और इससे अब आप देखो कि हम क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे और कैसे इसको समझाएंगे। देखो बेटा, पहली बात तो 2 के दिए हैं और प्रोडक्ट पूछा है, तो पहली बात तो लिमिटिंग रिएजेंट पता होना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस है। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए यहां मोल्स होने चाहिए, मोल्स ही है। अगर मोल्स नहीं है तो मोल बनाने पड़ेंगे, फिर निकालना पड़ेगा। बताओ, अब मैं ये बताओ, ये हो गया 5/2,
2.5, और ये हो गया 5/1। तो अब आप समझ लीजिए कि ये लिमिटिंग रिएजेंट और ये एक्सेस रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट हो गया। अब जो बताया गया कि पहले पहले ये जीरो था जब तक इन्होंने रिएक्शन नहीं करी। आफ्टर द रिएक्शन अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो पूरा खर्च हो जाएगा, तो यहां जीरो बचेगा। अब ये बचेगा और ये बनेगा। तो एक काम करो, पहले प्रोडक्ट वाला निकाल लो। प्रोडक्ट कितना बनेगा उसका लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। कितना कोफिशिएंट? 2। इसका कोफिशिएंट 2 से डिवाइड। इसके मोल्स कितने खर्च हो रहे हैं? 5। यानी कुल मिला के इसके 5 ही मोल्स बनेंगे। ये भी आसान हो गया। अब जो बच गया उसको सावधानी से, 5 था माइनस खर्च वाला निकाल लो इसके। किसकी मदद से? इसकी मदद से। कोफिशिएंट बोलो O2 का 1, इसका बोलो 2, हो गया। और इसके खर्च कितने हुए? 5। इसका मतलब समझ गए होगे 5/2। ये ट्रिक कितना समय बचाएगी अब आप देख लो। तो अगर आफ्टर द रिएक्शन ये क्या बचा? जीरो, ये तो कुछ है ही नहीं। 5 में से 5/2 माइनस करोगे तो 5/2 ही बचेगा, और इसके 5। यानी आफ्टर द रिएक्शन SO3 के 5 मोल बनेंगे, SO2 के 0 मोल बचेंगे, मतलब बचेंगे ही नहीं, और O2 के 5/2 मोल्स बचेंगे, 5/2 मोल्स बचेंगे। और वो कैसे निकाला वो आप देख लो, ये माइनस वाला पंगा देख लो। चलिए, अगर अब भी नहीं समझ में आया, अब भी पेट नहीं भरा, ठीक है, तो एक और समझा दें, और उसके बाद बाकी क्वेश्चन करके दिखाना है। मैं आपको पूरे 5 मिनट का समय दूंगा, तब तो मैं मानूंगा कि आपका मामला फिट है। इधर देखो, पहली बात, जो रिएक्शन होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए, है, अच्छी बात है। दूसरा, यहां ग्राम नहीं मोल होने चाहिए, तब हम कैलकुलेशन कर पाएंगे लिमिटिंग का। तो 32 को, ये 32 ग्राम किसके हैं? हाइड्रोजन के। अगर इसके ग्राम मालिकुलर मास 2 से डिवाइड कर दूं तो इसके मोल्स हो गए 16, समझ गए। और 96 को इसके मोलर मास 32 से डिवाइड कर दें तो आएगा 3 मोल, समझ गए। आ गए मोल्स। अब आओ, 16/2 8 आएगा, 3/1 बटा मतलब बाई 3। तो ये वैल्यू कम है, तो जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब O2 क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। और H2 क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। चलो, अब कैलकुलेशन करते हैं कौन कितना बचा, कौन कितना बना। कौन है लिमिटिंग रिएजेंट? ये, तो इसके नीचे लिख दो 0। ये बनेगा, कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग। देखो ट्रिक देखो, कितने मोल्स का कोफिशिएंट? 2। इसका कितना? डिवाइड इनटू इसके कै मोल खर्च हुए? 96 मत लिख दियो, वो ग्राम है, मोल्स 3 है, तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू हो गई 6 मोल वाटर के बनेंगे। इसके कितने बच गए? 16 माइनस, क्योंकि 16 तो थे, मोल्स मोल्स माइनस कितने खर्च हो गए? इसका कोफिशिएंट 2 बाई इसका कोफिशिएंट 1। ये ट्रिक सीखो, बाई 1, नहीं तो लगे रहोगे आधे घंटे तक। इन टू कै मोल इसके खर्च हुए हैं, जो ये इसके भी खर्च होंगे, 3 खर्च हुए हैं। जिसका निकाल रहे हो, जिसकी वजह से निकाल रहे हो, उसे निकाल लो, तो 6। तो इसके कै मोल से बचेंगे? 10 मोल। और ये हमारा आंसर आ गया। ये 10 बचेगा, ये 0 बचेगा, और ये 6 बनेगा। मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए। जरा सभी बच्चे एक सुर के साथ बताओ, क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए आपको? फिर तो मैं आगे आपसे कहूं कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब क्या है, ऐसा है, एक काम करो, एक काम करो, आप ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, आप ये वाला करो क्वेश्चन, और ये वाला करो, ये वाला करो और ये वाला करो, करके दिखाओ। फिर माइनस वाला सिस्टम इसमें भी देखेंगे। हाँ, ये दोनों करो, ये वाला करो और वो वाला करो। ये कितना है, ये कितना है, करो इसको, दिमाग लगाओ। ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है,
पहले एम्स का पेपर अलग होता था। मैंने पहले भी कहा, मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूं कोई ना कोई एग्जाम में आते जरूर मिलते हैं। एक बार फिर से माइनस वाला करूंगा। इस वाले में बताना है कौन कितना बनेगा, कौन कितना बचेगा। अब तो मैं खुद कर रहा हूं, ठीक है। देखो, जब इक्वेशन लिखी हो, सबसे पहले बैलेंस हो, और दो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पूछा हो, तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए दोनों के मोल्स होनी चाहिए, मोल ही दिए हैं। उसके बाद टेक्निक है कि 0.2/3, 0.2/3, और ये हो गया 0.3/2। क्यों भाई, यही हुआ। तो कौन सी वैल्यू कम है? ये शायद मेरे हिसाब से कितना हो गया, 2/30, ये हो गया 1/15, और ये हो गया शायद 3/20। कुछ ऐसा ही हुआ ना। तो 1/15 कितना होता है, 15 छक्का 90, 0.06 के करीब, और ये 0.1 आ जाएगा। तो ये कम है शायद, ये कम है। और अगर ये कम है तो BaCl2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो एंड ऑफ द रिएक्शन 0 होता है। कार्तिक भाई देख लो, कार्तिक भाई देख लो। अब यही बताएगा कि ये कितना बचेगा, और यही बताएगा कि ये दोनों कितने बनेंगे। पहले आसान वाला निकाल लें, पहले आसान वाला। इसका कोफिशिएंट कितना, 1, यहां 1 बाई, इसका कोफिशिएंट कितना, 3, इनटू कितने खर्च हो रहे हैं, 0.2, यानी इसके इतने बनेंगे। अब इसका निकाल लें, इसका निकाल लें, 6 बाई कोफिशिएंट कितने, 3, इनटू कितने खर्च हुए, 0.2। सब कुछ इससे निकालोगे। अब लेकिन ये तो बचेगा, थे कितने। अब देखो भाई कार्तिक, अब देखो ध्यान से, थे कितने, 0.3, माइनस, माइनस में खर्च होने वाला इसकी अमाउंट निकाल लो इसकी मदद से। इसका कोफिशिएंट कितना, 2, इसका कोफिशिएंट कितना, 3, और इसके मोल्स कितने खर्च हो रहे हैं, 0.2। बस हो गया। तो 0.3 तो थे, माइनस कर दो, कोफिशिएंट बोलो 2 बाई कोफिशिएंट कितने, 3 हो गया, और कितने खर्च हो रहे हैं, 0.2। बस इसको सॉल्व कर लो, वही आंसर हो गया। इसमें क्या सोचना भाई, समझे। तो जिसका बनना था बन लिया, जिसका बचना था बच लिया, और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या बचेगा, वो 0 होगा। ठीक। तो कार्तिक भाई ये माइनस वाला फिर देख लो। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद पहले प्रोडक्ट निकाल लिया करो इसी ट्रिक से, और जो बच गया उसका निकालने के लिए देखो थे कितने, वो लिख दिया, माइनस खर्च कितने हुए। तो खर्च जो होंगे वो इसके हिसाब से होंगे, क्योंकि ये पूरा खर्च हो रहा है। तो इसका कोफिशिएंट 2 ऊपर, इसका कोफिशिएंट नीचे, इनटू इसके कितने खर्च हुए, वही इसके खर्च हो जाएंगे, उतना माइनस कर दो, आंसर हो गया। नहीं तो लगे रहो मुन्ना भाई, और इतना टाइम चला जाता है कि फिर पूछो नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये इक्वेशन देखो, इसी में करता हूं। पहली बात तो इक्वेशन है, 2 दिया है, प्रोडक्ट पूछा है, पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट चाहिए, आया समझ में। और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए मोल्स चाहिए, ये तो मॉलिक्यूल्स है और नंबर है, तो ये अवोगाड्रो नंबर ही तो है, तो इसका मतलब इसके 1 मोल हो गए और इसका भी 1 मोल हो गया। ठीक। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या, 1/1 और 1/3, कम कौन है ये, तो जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये 0। अब यही डिसाइड करेगा कि कितना बचेगा, और यही डिसाइड करेगा कि कितना बनेगा। चलो, इसके खत्म होने से ये कितना बनेगा पहले इसको निपटाते हैं। कोफिशिएंट बोलो 2 बाई कितना, 3, समझ गए। और इसके खर्च कितने हुए, 1 मोल, तो इसका मतलब 2/3 यानी 0.6 मोल अमोनिया के बनेंगे। आया समझ में। अब इसके कितने खर्च होंगे, 1 तो थे, माइनस खर्च बोलो इसके 1, इसके कोफिशिएंट इससे निकालने 1/3, इनटू खर्च इसके कितने हुए, 1,
है ना भाई? तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 में से 1/3 करोगे तो इसके 2/3 मोल बच जाएंगे। तो आफ्टर द रिएक्शन N2 इतना बचेगा, H2 जीरो बचेगा, और अमोनिया के इतने मोल्स बनेंगे। देखो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और ये जो जादू बताया है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, और लंबे मेथड से करोगे उसका कोई फायदा ही नहीं। आप बताओ, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके ये दोनों आंसर 100% सही थे? ईमानदारी से बताना, भगवान की कसम है, झूठ नहीं बोलना। बताओ, जो कुछ भी बचना है वो वही डिसाइड करेगा, और जो कुछ भी बनना है वो वही डिसाइड करे, उसी की मदद से प्रोडक्ट बना लो। तो प्रोडक्ट में कोई माइनस नहीं करना होता है, और रिएक्टेंट में जितना है उससे माइनस कर दो, बस यही ट्रिक है, अपने आप खत्म हो जाएगा। बोलो भाई। भाई समझ में तो आ जाना चाहिए ना। भाई ठीक है, मेरा गलत हो गया, मेरा आधा गलत हो गया, मेरे 2 गलत हो गए, मेरे 5 गलत हो गए, वो एक अलग बात है। वो तो आप जितना करोगे उतना आएगा। भाई मैं तो समझा गया ना इस बात को, है? बोलो, क्लियर है? हाँ, समझ में आनी चाहिए बात, बस। आ गया बेटा समझ में? चलो, क्लियर है? हाँ, अब बेटा अगला क्वेश्चन भी हमारा जेई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। लिखो, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस at HTP react with, नोट करो, 3 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड at HTP। कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम आफ्टर रिएक्शन। बेटा ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, जिसको मैंने जेई मेंस बोला, पहले आईआईटी में था। अच्छा, एक रह गया, ओहो हो, सॉरी, रह गया भाई। चलो चलो, कोई बात नहीं, ये ध्यान से उतर गया। वाशु ने बताया कि फोर्थ रह गया। क्या पहले सारे बच्चे पहले ये बताओ, फोर्थ को ट्राई करोगे या मैं बताऊं? जल्दी बताओ, फोर्थ को ट्राई करोगे या चलो रह गया बाई मिस्टेक, लेकिन वो आप खुद कर लोगे या मैं बताऊं? पहले बताओ, और अगर कर लोगे तो कल आंसर बताना। ये समझ लो क्वेश्चन है, मैं ये करा देता हूं। बोलो। हाँ, जल्दी बोलो। हाँ हाँ, अरे तरीका तो बता ही रखा है, अरे उसको ट्राई करो ना। फिर मैं कल पूछूंगा आपसे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, फिर आपको एक प्रैक्टिस का भी मौका मिल जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ट्राई कर लोगे ना? ठीक है। अरे बैच के चक्कर में क्यों पढ़ रहा है यार वासु, बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है यार। पढ़ा तो रहा हूं यार, जैसे कोई टाइम का एडजस्टमेंट होगा हम आपको 2 दिन पहले बता देंगे। हाँ, अरमान ने पूछा है, आयोडीन का एटॉमिक मास क्या होता है? आयोडीन का एटॉमिक मास 127 होता है। अगर इस तरह का कभी रिजल्ट पता करना हो और ना पता हो, तो नेट से सर्च भी कर लिया करो, ये इंफॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। ठीक है अरमान भाई, आपके क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया। अब चलो इस पे आओ, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, देखो कितने हलवे से करेंगे, देखो हैं, देखो, चलो आओ। ठीक है, ठीक ठाक प्रैक्टिस हो गई ना आज तो। लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, कौन कितना बचा, कौन ये बना, ये वो फलाना ढमका वगैरह वगैरह मैंने बताया। आप देखो, कहते हैं 1 लीटर ऑक्सीजन गैस को एसटीपी पर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराई। तो रिएक्शन किसके किसके बीच में हो गई? सीओ और O2 के बीच में। तो अपने को तो पता ही है रिएक्शन में क्या होता है, सीओ प्लस O2 फॉर्मिंग CO2।
और इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, तो 2CO प्लस O2 फॉर्मिंग 2CO2 हो गई बैलेंस। अब बताओ O2 के कितने लीटर? 1 लीटर HTP। और CO के कितने लीटर? 3 लीटर। ठीक। जब तक ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे CO2 का लीटर कितने बनेंगे? 0। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। जल्दबाजी में सावधानी हटी, दुर्घटना घटेगी। आप केमिस्ट्री का टफेस्ट चैप्टर पढ़ रहे हो। हमारे सब्जेक्ट का दुर्भाग्य ये कि शुरू में 7-8 चैप्टर जमा मुश्किल है। ठीक, उसके बाद चीजें आराम आना शुरू हो जाता है। और न्यूमेरिकल नाम से तो बच्चे दूर भागते हैं, और पहले चैप्टर में थ्योरी है ही नहीं, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। लेकिन फिर भी मैंने आपका इंटरेस्ट क्रिएट किया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत आराम से ट्रिक से क्वेश्चन कराए हैं। कोई आपके ऊपर लोड नहीं डाला, बुक की तरह से आधे आधे पेज में नहीं सॉल्व किया कि देख के डर जाओ, बड़े आराम से किया। देखो, अब मैं आपको बताता हूं। देखो, इक्वेशन लिखी है, बैलेंस है, यहां वॉल्यूम दिया है। ठीक है, आप कहोगे सर लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए तो यहां मोल्स होने चाहिए। अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो, तो मैंने एक लॉ पढ़ाया था कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस में हो, याद आया, और जो टेम्परेचर प्रेशर इस पे लगाओ वही इस पे लगे, जो कि एसटीपी है, तो उनका मोल वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम मोल होता है। पढ़ाया था? कोई था लॉ ये? हैं? बता सकते हो ये लॉ किसने दिया था? कोई बताएगा मेरे को कि सर ये जो आपने पढ़ाया तो था, ये किसने दिया था लॉ? जो मैंने केमिकल लॉस पढ़ाए थे, कौन सा लॉ था? कि अगर अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस में हो, जो कि गैस में है, और टेम्परेचर प्रेशर भी सेम हो, तो जो मोल होता है वही वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होता है वो मोल होता है। ऐसा कुछ बताया था मैंने? मोल रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम रेशियो बताया था ना? कौन सा लॉ था बताना जरा। हाँ, ये हुई बात। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिवांशी ने, अनुज कौशिक ने, प्रतिभा ने, शुभम लोहान ने, नैन्सी ने, बिल्कुल ठीक। रिजुल ने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जमा सही, बिल्कुल सही। इनको याद है, गेलू सॉक कहा था। इसका मतलब क्या हुआ? गेलू सॉक लॉ। इसका मतलब गैस के लिए हम वॉल्यूम को वैसे ही घुमा सकते हैं जैसे मोल है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो ये मोल है, 1 मोल, अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इसको समझ लो 3 मोल, और इसके मोल्स कितने हो गए? 0। लेकिन लिखोगे लीटर ही, तो एक बात बताओ, अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये बनेगा, तो पहले देखना पड़ेगा लिमिटिंग कौन है। 1/1 1 आएगा, 3/2 1.5 आएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। खट से इसके नीचे 0 लिख दो, ये तो खत्म हो गया। अब ये बचेगा और ये बनेगा। आईआईटी का क्वेश्चन है, पहले आसान वाला निकाल लो, प्रोडक्ट। ये सब माइनस नहीं करना पड़ेगा। कोफिशिएंट कितने? 2। और ये जो बनेगा डिसाइड कौन करेगा? O2, क्योंकि यही लिमिटिंग है। 2/22 का कोफिशिएंट कितना? 1। और खर्च कितना हो रहा है? 1। यानी ये बनेगा 2 लीटर। मोल की तरह ट्रीट करोगे, लेकिन उसमें लिखोगे तो लीटर ही ना, है तो लीटर ही। अब इसका बचेगा, था कितना? 3 माइनस, समझ में आया? अब इसका जो खर्च होगा, इसकी वजह से इसका ये खर्च हो रहा है कितना? कोफिशिएंट बोलो, 2/1 इनटू खर्च कितना हो रहा है? 1। 3 में से 2 गया, 1 लीटर। अब पता है आईआईटी वालों ने क्या पूछा? आईआईटी वालों ने पूछा कि कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम आफ्टर द रिएक्शन। तो टोटल वॉल्यूम आफ्टर द रिएक्शन तो 0 है। ये कितना? 1 लीटर। और ये बना है तो 2 लीटर, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 3 लीटर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 3 लीटर है। देखो, आईआईटी का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है? इसलिए गैस के लिए जो वॉल्यूम है उसको मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो, बशर्ते बशर्ते टेम्परेचर प्रेशर सेम हो। तो देखो कितना आसान हो गया। तो अगर क्वेश्चन में कहीं वॉल्यूम दे दिया जाए तो घबराना नहीं, गेलू सॉकला लगा देना और उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। क्या समझ में आया बच्चों को? फिर भी किसी के कम समझ में आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखो।
और ये ट्रिक सीखो। एक बार चीज समझ में आ गई तो देख कितने एक लाइन में सवाल हो जाते हैं, और नहीं तो आधा पेज भर देंगे लोग। समझ में आया? हाँ, बस, बिल्कुल। जमा आसान है, और जिसको न्यूमेरिकल आते हैं उसको सब्जेक्ट आता है, सीधी बात है। मेरी एक खास आदत है, मैं न्यूमेरिकल को हमेशा नए अंदाज में कराता हूं जो कोई नहीं बताता। और वो ये मेथड किसी बुक में नहीं होगा जो मैंने सिखाया। आया समझ में? तो चलो, 7:05 हो चुके हैं। बातों बातों में 1 घंटे निकल गए, पता ही नहीं लगा टाइम है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करवानी जरूरी थी। अब आपको मैंने नीट का भी क्वेश्चन करा दिया, आईआईटी का भी क्वेश्चन करा दिया, लिमिटिंग भी समझा दिया, एक्सेस भी समझा दिया, कौन कितना बनेगा कौन कितना बनेगा उसकी ट्रिक सिखा दी। अब आपको प्रैक्टिस करनी, ठीक है? अब इस चैप्टर में मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों में ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ही बच रहा है, थोड़ा सा। और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि अब जो मैं फाइनल आपको डीपीपी दूंगा उसको मैं करूंगा, और आज सारे बच्चे इन सारे क्वेश्चनों को घर पे दोबारा करेंगे, और ये मान के चलेंगे कि सर ने नहीं बताया, हम खुद करेंगे। और फिर देखो आंसर निकलता है कि नहीं निकलता है। अगर नहीं निकलेगा तो सीख लो, लेकिन अगर कोशिश नहीं करोगे तो कामयाबी कैसे आएगी? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, कैसा लगा आपको, कितना अच्छा समझ में आया नहीं आया, मुझे फीडबैक दीजिए, सो दैट कि मैं अपनी बात को खत्म कर सकूं, और अगले लेक्चर पे सेम टाइम पर आपसे फिर मिलेंगे। तो मुझे बताइए क्या होगा, टेस्ट कब है? हम बता देंगे बेटा, बता देंगे 2 दिन पहले बताएंगे, ठीक है? मनन सिंगला ने बोला है ओपी टंडन की बुक कैसी है? ओपी टंडन की बुक बेटा हमारे जमाने की है। हमारे जमाने का मतलब ये होता है कि जब मैं स्टूडेंट था तब फेमस बुक हुआ करती थी। आज के जमाने में उसको कोई पूछता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब्जेक्टिव अप्रोच से क्वेश्चन लिखा है, और वो तो समय जा लिया, अब ऑब्जेक्टिव का जमाना है। इसलिए मैं अपने जमाने की बुक्स को फेवर अब नहीं करूंगा। हाँ, मेरे समय में बहुत फेमस हुआ करती थी जब मैं स्टूडेंट था, ओपी टंडन, ठीक है भाई साहब? अब उनके ऑथर मर चुके हैं, उन पे कोई नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बुक आपको एन अवस्थी रिकमेंड करूंगा। लेकिन कब करूंगा बताऊंगा आपको। पहले आपको इनको 2-2 बार करना है, पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तब आएगा। और जल्दबाजी ना करो, चीजें धीरे धीरे आएंगी, लेकिन आएंगी। 11th में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है भाई? ओके, ठीक है भाई। जेडी ली यार इनऑर्गेनिक की बुक है यार। हाँ, ठीक है, बहुत आसान बना दिया है मैंने। अब इसके बाद कोई ना कहना कि केमिस्ट्री इससे मुश्किल होगी, आराम से। और हर चैप्टर में पढ़ाऊंगा।